सो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देख रहे हो जो कि हमारी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को फर्दर हम लोग इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो जो हमारा सबसे पहला शासन आया था, भारतीय शासन, वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में काउंट होता है। मेडिवल हिस्ट्री आप जिसमें आप देख रहे हैं जो सबसे पहला मुगल सक्सेसफुल अटैक हुआ था जो कि 720 एडी के अप्रॉक्स हुआ था, तो वो आपका जो पीरियड था वो मेडिवल पीरियड था। नेक्स्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आपके यूरोपियन सिस्टम आए, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम आपका राइज होने लगा, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री जो आज के डेट में आप स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं इसका। तो आपने बीसी और एडी के बारे में तो सुना ही होगा। बीसी जो कि बिफोर क्राइस्ट है, मतलब कृष्ण जी के से पहले का टाइम पीरियड था, और एडी एनो डोमिन है जो कि आपके कृष्ण जी के बाद का टाइम पीरियड था। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी, एसएससी और कंपटीशन लेवल हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं उसके नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम की शुरुआत कैसे हुई। तो इंडिया को हम लोग जानते हैं, इंडिया का नाम कैसे पड़ा। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेम इंडिया। तो जो कि हमारे पुराण में इंडिया को सबसे पहले भारतवर्ष का नाम दिया गया। फिर इसके बाद हम जानते हैं जो भारत में रहते हैं लोग, जो सिटीजन्स होते हैं, उन्हें हम लोग भारतवासी कहते हैं, भारतीय भी कहते हैं। और इसका हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा था, जो कि हम लोग के एंशिएंट साइंस हम सुनते हैं कि भारत एक राजा थे जो कि शासन करते थे, उन्हीं से रिलेटेड हमारा नाम है। भारत में रहते हैं, उन्हें हम भारतीय या फिर चिल्ड्रन ऑफ भारत भी कहते हैं। जब ग्रीक आए तो ग्रीक्स ने यहाँ इसका नाम दिया इंडिया। अब जो ग्रीक्स थे वो कहाँ से आए थे आपको भी पता है, ये यूरोपियन कंट्री। अब ग्रीक्स की बात की जाए, उसके बाद ग्रीक आए हमारे इंडिया में, जो कि हम जानते हैं हमारे सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो जब ग्रीक आए थे तो उन्हें सबसे पहले एक रिवर को क्रॉस करना पड़ा जिसका नाम था इंदुस। तो इंदुस से इन्होंने इंडिया का नॉमेनक्लेचर कर दिया, नाम दे दिया। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारे यहाँ हम जानते हैं हमारे यहाँ मुस्लिम अटैक हुआ था जो कि 720 एडी के अप्रॉक्स हुआ था। तो इसके बाद इसका नाम हिंदुस्तान दे दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे नाम थे जो कि इंडिया के। अब आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना इंडिया का नाम क्या है, तो भारत क्यों पड़ा, क्योंकि भारत के राजा थे, भारत के नाम से उनका नाम पड़ गया। फिर ग्रीक आए, ग्रीक ने इसको इंडिया का नाम दे दिया। मुस्लिम ने इसका नाम हिंदुस्तान दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं रिलीजियस और हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स की। अब जाहिर सी बात है कि हमने एंशिएंट की पीरियड की बात की थी जिसमें इंडिया का रूल है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले इसको डिवाइड किया है रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, मतलब कि जो कि रिटन फॉर्म में हमें मिले हैं या फिर जिसे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चला कि हमारे एंशिएंट के काल में क्या क्या चीजें थी। अब सोर्सेज की बात की जाए कि कहाँ कहाँ से हमें मिला है, सबसे पहला हमारा रिलीजियस स्क्रिप्ट है, फिर हिस्टोरिकल, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें रिलीजियस स्क्रिप्ट में हमने पढ़ा कि यहाँ बहुत सारे डिफरेंट स्क्रिप्ट से रिलीजन सिस्टम था, वैदिक रिलीजन था, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है, जैनिज्म के बारे में बताया गया, और बहुत सारे डिफरेंट इससे रिलेटेड जो भी रिलीजन्स थे उन सबके बारे में रिलीजियस स्क्रिप्ट में बताया गया है। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट आता है। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट में जो कि जिसमें हम लोगों ने बुक्स के बारे में स्टडी किए, जैसे कि हम जो बहुत ही फेमस बुक्स में आप जानते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखी है, ये आपका चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिर उसके बाद राजतरंग जो कि आपका कलहर्जी के द्वारा लिखी गई है, फिर राजगिरी है, फिर ऐसी पतंजलि है। ये सारे बहुत सारे फेमस बुक राइटर्स हैं जिसके बारे में जो हम लोग हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स में पढ़ेंगे। इसके बाद फॉरेनर्स आए, बाहर के लोग आए, स्टडी करने के लिए, घूमने के लिए आए, अपने ट्रेड के लिए आए, तो फॉरेनर्स का रिकॉर्ड माना जाता है कि ऑब्वियसली बात है, देखिए आप भी कहीं अदर जाओगे तो आप उसके रियल फैक्ट्स बताओगे। ठीक है, तो इसे एक इंपॉर्टेंट सोर्स भी माना जाता है कि यार बाहर से लोग आए थे, उन्होंने हमारे इंडिया को इस चीज़ों में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो हमने देखा है, जो हमें मतलब आप कह सकते हो जो एविडेंसेस मिले हैं जिसके उस पर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं हमारे एंशिएंट टाइम में ये हुआ, जैसे जिसमें हम लोगों ने कॉइन्स पाए, हाउसेस पाए, स्केलेटन मिले, हमें टूल्स उस टाइम पे क्या यूज होते थे, ये सारी चीजें हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोग को मिली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्स थे जहां से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्क्राइब आज की उसमें करते हैं, रिलीजियस और हिस्टोरिकल बुक्स के बारे में हम अब डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शॉर्ट में आपको मैं बता रही हूँ, इसका लॉन्ग में भी एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो अगर ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आप लोगों ने इस सीरीज को प्यार सपोर्ट दिया तो आपको जल्द से जल्द और भी वीडियोज मिलती रहेंगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिलीजियस स्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट की। रिलीजियस स्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ते हैं वेदा के बारे में, ब्राह्मण स्क्रिप्ट के बारे में, पुराण के बारे में, वेदांग के बारे में, उपनिषद के बारे में, स्मृति स्क्रिप्ट्स के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, आरण्यक के बारे में, जैन लिटरेचर के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। जैसे कि और जो स्टार्टिंग के आप जो 8 पॉइंट्स देख रहे हैं, इसे ये हम लोग वैदिक कल्चर में, वैदिक लिटरेचर में इसको स्टडी करते हैं, स्क्रिप्ट माना जाता है। और लास्ट की जो 2 आप देख रहे हैं, जैन लिटरेचर जिसमें हम आगमन की स्टडी करते हैं, जैन लिटरेचर जिसमें हम लोगों ने जातक कथाओं के बारे में सुना है, जाना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट में जो पहले भी आपको बताया बुक्स के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई है, राजतरंग जो कि कलहर जी के द्वारा लिखी गई है, राजगिरी संहिता जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, पतंजलि जो कि महाभाष्य जी के द्वारा लिखी गई है, चचनामा जो कि अली अहमद जी के द्वारा लिखी गई है, और अस्तधार्य जो कि पन्नी की जगह लिखी गई है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रखी है बुक, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ होप सो आप इसको इग्नोर करके फोकस करोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन क्या क्या डिफरेंसेस है रिलीजियस और हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स में। ओके, बताया कि हमारे इसमें पहले हमें वेद के बारे में पढ़ना है। वेद के बारे में हम सब जानते हैं कि वेद हमारे सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट होते हैं, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद हैं हमारे। और वेद जो होते हैं वो किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं लिखा गया, नॉट रिटन बाय एनी पर्सन, किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं लिखे, बहुत सारे महर्षियों ने मिलकर वेदों को लिखा और फिर उसको कंपाइलेट किया गया। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट कंपाइलेटर थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को एक कंपाइलेटर का नाम था महर्षि कृष्ण देवपायन, और जिसको हम लोग नॉर्मली उनको हम लोग वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसी सिस्टम में वेदम में हम लोग 4 वेद के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से वेद हैं, और इवन मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में आप लोग को जान लोगे, समझ जाओगे। जैसे कि ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या था, जो सबसे ओल्ड वेद है हमारा, सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद आया, फिर उसके बाद सामवेद आया, सामवेद में जो कि ऋग्वेद का सिंगिंग मतलब गाने का वर्जन जो था वो सामवेद है। फिर यजुर्वेद में हम लोगों ने क्या किया, जिसमें हम लोग यज्ञ और काम कांड के बारे में मेंशन किया हुआ है। फिर अथर्ववेद जो कि हमारा सबसे लास्ट वेद था। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप एक एक हर एक चीज़ हम लोग पॉइंट करने लगे ना तो बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं या आप लोग को पता होना चाहिए, नॉलेज अबाउट होना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट अब ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, जो मैंने आपको पहले बताया। इसका मीनिंग जो है वो, तो ऋग्वेद का जो मीनिंग है वो कलेक्शन ऑफ सिस्टम नॉलेज ऑफ द ऋचा, और ये फिर ऋचा या फिर जिसे हम हिम्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक नॉलेज दिया गया है ऋग्वेद में, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 10 मंडल, 1028 श्रुतिज और 10,462 ऋचा होती हैं, जिसे हम हिम्स भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ऋचाज हैं इसमें ये 3 सब डिवाइडेशन है, जिसमें कि आपका फर्स्ट जो है, जो सबसे पहला है वो इंद्र देवता के बारे में बताया, जिसमें से 250 ऋचा आपका इंद्र देवता को सबसे महान बताते हैं। उसके बाद 200 जो कि अग्नि देवता को बहुत इंपॉर्टेंट देती हैं, और थर्ड जो इस वेद को पढ़ लेता है, इन ऋचाओं को पढ़ता है, उसे हम लोग कहते हैं होत्र। ठीक है, होत्र। तो ये सारे स्ट्रक्चर थे जिससे ऋग्वेद बना हुआ है। ऋग्वेद में ये सारी चीजें मेंशन है। अब अगर ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यन के बारे में बताया गया है। आर्यन कहाँ से आए थे, हम जो जानते हैं कि आर्यन हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे अप्रॉक्स 1500 BC के अप्रॉक्स में, जो कि आए वहां से और फिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में माइग्रेट हो गए, और इन्होंने ही वैदिक कल्चर का एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, हमें मंडल्स के बारे में बताया गया है। हाँ, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में जो 10 मंडल है, 10 मंडल में थर्ड मंडल में मेंशन किया गया। तो हमें पता भी होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमारे थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है और जो कि भगवान सूर्य को डेडिकेट किया गया है। ओके, तो एट्थ मंडल में जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ रिटन हिम्स के बारे में बताया, और रिटन हिम्स को हम लोग खिल के नाम से भी जानते हैं। इसे नॉर्मली हम लोग खिल के नाम से भी जानते हैं। फिर 9th मंडल जिसमें भगवान सोम के बारे में बताया गया है। भगवान सोम
जो कि चंद्र देवता माने जाते हैं और जो कि हमारे मतलब एसोसिएटेड विद द नाइट, प्लांट एंड वेजिटेशन से रिलेटेड होते हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक वर्ड सुना होता है काफ़ी टाइम पुराने टाइम में, सोमरस के बारे में। काफ़ी लोग का मान्यता है कि सोमरस एक अल्कोहल है, बट वो अल्कोहल नहीं है, वो आपका एक एनर्जी ड्रिंक थी जो कि वॉर के टाइम पे मतलब यूज़ की जाती थी और जो कि मैन्युफैक्चर होती थी वेजिटेशन से, ठीक है। बट हम यहाँ पढ़ना क्या है, 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में है। भगवान सोम जी जो कि चंद्र देवता होते हैं। नेक्स्ट 10th मंडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही चीज़ है कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में क्या है, 4 वर्ण सोसाइटी के बारे में मेंशन है, जो कि आज के डेट में बहुत ही फेमस है ना, जिसे हम लोग जातिवाद के नाम से जानते हैं। आज की डेट में तो बहुत कॉमनली हर बच्चा जानता है, मतलब वो पैदा नहीं होता उसको उसकी जाति के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता है कि जाति स्टार्टअप कहाँ से हुआ और पहले डिवीजन था क्या, जो कि आज हमने उसको क्या से क्या में मतलब कन्वर्जन कितना बड़ा कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, 4 वर्ण सोसाइटी में हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। अब उस टाइम पे जो ये वैदिक ऋग्वेद का टाइम था, उसका जो ये वर्ण सिस्टम बना था, उसका बेसिकली ग्राउंड उनके बर्थ से रिलेटेड नहीं था, जन्म से नहीं था कि अगर ब्राह्मण है तो उसके बाद उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, तो ये कोई कंपलसरी नहीं था। जो हमारा एंशिएंट टाइम कहता है, हमारा वैदिक कल्चर कहता है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं ऋग्वेद जो हमारा पुराण है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि ये जो कास्ट है वो बर्थ से रिलेटेड है, कोई नहीं था। उस वर्ण सिस्टम में उसका ग्राउंड था कर्म, काम, हमारे वर्क। तो कर्म की बात की जाए तो उस कर्म के बेसिस पे ही उस टाइम पे एक बुक लिखी गई धर्म सूत्र के नाम से, ठीक है। अब इस धर्म सूत्र में लिखा क्या है, इस धर्म सूत्र में डिस्क्रिप्शन लिखा है, ड्यूटीज लिखी है, 4 वर्णास जो अपने सिस्टम है उसके पूरी डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई ये डिवीजन हुआ कैसे था, किसको क्या मान्यता उस समय दी गई। जैसे कि सबसे पहले जिसको एजुकेशन, जो कि शिक्षा से रिलेटेड चीजें मतलब जानता है, जो जिसको एजुकेशन का नॉलेज है, उसे हम लोग ब्राह्मण कहने लगे। फिर उसके बाद जैसे डिफेंस, मतलब आप कह सकते हो वॉर एंड ऑल में, मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, जो डिफेंस से रिलेटेड थे, उन्हें क्षत्रिय कहने लगे। और उसके बाद आपके जो ट्रेड से रिलेटेड थे, जिनको व्यापार में मतलब रुचि थी, उसको हम लोग वैश्य कहने लगे। और जो कोई सर्विस वाले बंदे थे उन्हें शूद्र कहने लगे। तो भाई ये था डिस्क्रिप्शन, ये थे हमारे 4 वर्ण सोसाइटी, जो आज हम लोग किस नाम से जानते हैं कि मतलब अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। तो ऐसा था नहीं हमारा कल्चर। हमारा कल्चर कहता था कि अगर आज मान लीजिए कोई, मैं ब्राह्मण हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा एक बेटा है, उसको है, और अगर उसे डिफेंस में इंटरेस्ट है तो वो क्षत्रिय भी हो सकता है, और अगर उसका भी बेटा है और उसको ट्रेड में, व्यापार में इंटरेस्ट है तो वो वैश्य कहला सकता है, कहलाएगा। और अगर वैश्य मतलब जो आपका उसका भी बेटा है, उसका भी सन है, तो और वो सर्विस से रिलेटेड है, काम काज में उसको बहुत रुचि है, तो उसको लोग शूद्र कहते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन वर्क से रिलेटेड था, ना कि बाय बर्थ था। तो ये हमारा 10वें मंडल में मेंशन है 4 वर्णा सिस्टम, जो कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, एजुकेशन वाले बंदों को, फिर मेंबर्स को, फिर क्षत्रिय जिनको वॉर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, वैश्य जो कि आपका क्या कहते हैं ट्रेड से रिलेटेड जिनको इन्फॉर्मेशन थी, शूद्र जिसको सर्विस इंटरेस्ट रिलेटेड थे। लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आ गया। और हमारे वैदिक कल्चर टाइम पे, हमारे ऋग्वेद के टाइम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाया गया था। ये सब तो बाद में ना जब काफ़ी और भी ज़्यादा चेंज हो तो उसको हम लोगों ने बाय बर्थ कर दिया, ठीक है। बट हमारे कल्चर, अगर हमारे वर्ण सिस्टम की बात आप करो कि हमारे वर्ण में ये कहा जाता है या भगवान ने हम लोग को डिस्क्रिप्शन दिया, तो भगवान ने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी में नहीं बनाया है। उन्होंने नॉर्मली बंद को भेजा, या आप कह सकते हो जो कि हम लोग स्टडी करते हैं कि हम लोग मतलब वानर से रिलेटेड हैं, बंदर के बारे में तो जो नहीं हो जानते ही होंगे आप सब कि हमारे पूर्वज बंदर कहलाते हैं। उनका मतलब विकास विकास होने के बाद ये सारे वर्ण सिस्टम स्टार्टअप हुआ। उस वर्ण सिस्टम में भी सबसे पहले जो वर्क डिवाइड हुआ, जो आपकी डिवीजन थी, वो उसके काम से रिलेटेड थी, ना कि उसके बर्थ से रिलेटेड थी, ठीक है। बट द लेटर, उसके बाद जब वैदिक पीरियड का टाइम आया तब इसे बर्थ से रिलेटेड कर दिया गया, बर्थ सिस्टम से रिलेटेड कर दिया गया। और इसी के बाद से मतलब आप कह सकते हो ना विनाश का शुभारंभ हो गया और कास्टिज्म भी आ गई, जिसको आज की डेट में मतलब जिसको हटाने के लिए, जिसको पाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। आप देख रहे हो आधी ज्यादा लड़ाइयाँ जो हो रही है ना इसी टाइम पीरियड के बाद हुई। लेकिन अगर आप कल्चर की बात करो, हमारे वेद की बात करो, तो ऐसा कुछ भी हमारे वेद में डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो धर्मसूत्र के नाम से आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है ना, जब कास्ट आई तो पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब होने लगा, सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था मतलब खराब होने लगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। अभी ये पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन था ऋग्वेदिक का, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था नहीं है। तो होप सो आपको चैनल में चीज़ें डिटेल्स कुछ पता चली जो आप लोग को नहीं भी पता थी। तो ये मेरा आज का वीडियो था, आज की इन्फॉर्मेशन थी। अगर इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया और आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करें, ऋग्वेद के बाद हम अपने और भी को भी हमें डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, और जल्द से जल्द अगर वीडियो को जाते हैं तो वीडियो को प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री में के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हिस्ट्री को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, हमारे ऋग्वेद के बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया कि ऋग्वेद में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमारे मंडल्स में क्या क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ा। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो इसी हिस्ट्री से रिलेटेड हम और भी टॉपिक्स को बनाएं तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल को थैंक यू सो मच।